लेकर आप अपने अपने जिले में, अपने हल्के में, अपने गांव में पहुंचकर आप इस पैगाम को, इस सोच को आवाज तक पहुंचाएंगे। लोग हमसे सवाल करते हैं, आपसे सवाल करते हैं, मुझसे सवाल करते हैं कि मजलिस पार्टी को हम क्यों वोट दें। लोग हमसे पूछते हैं कि आप एक कम्युनल पार्टी हैं। लोग आपसे सवाल करते हैं कि आपके असदुद्दीन ओवैसी तो भड़काऊ भाषण देते हैं। बहुत से इल्जामात, बहुत से सवाल होते हैं। बात सवाल जो हमसे किए जाते हैं वो इखलास की बुनियाद पर किए जाते हैं। बात सवाल जो हमसे किए जाते हैं वो सवाल नहीं बल्कि हम पर एक इल्जाम लगा दिया जाता है। आप जब यहां से उठकर वापिस जाएंगे मेरे अजीज दोस्तों, मेरे मजलिसी रुखा मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि जब आप यहां से उठकर जाएंगे और उत्तर प्रदेश के आने वाले असेंबली इंतखाबात की तैयारी के सिलसिले में आज के जो इजलास को बुलाया गया है, एक बात जहन नशीन कर लीजिए कि आने वाले उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात में आपकी पार्टी इंशाअल्लाह ताला पूरी ताकत के साथ मुकाबला करेगी। और इंशाअल्लाह ताला हम तमाम मिलकर अपने पार्टी के कैंडिडेट और उम्मीदवार के लिए पूरी कोशिश करेंगे, दुआएं करेंगे ताकि उसको कामयाबी नसीब हो। जो इल्जाम, जो सवाल हमसे किया जाता है कि आप कम्युनल हैं, आप फिरका परस्त हैं, और खास तौर से इल्जाम यहां की बरसरे इख्तिदार पार्टी समाजवादी पार्टी के तमाम लोग करते हैं। बीजेपी करती है, कांग्रेस लगाती है इल्जाम, बीएसपी लगाती है इल्जाम। मजलिस को फिरका परस्त कहने में कांग्रेस, समाजवादी, बीएसपी और बीजेपी एक हो जाते हैं। चारों मिलकर ये कहते हैं कि नहीं, ये कम्युनल पार्टी है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि तुम चारों बैठकर यह फैसला करो कि तुम में सेक्युलर कौन है। आपने मेरे सर पर फिरका परस्ती का ताज तो लगा दिया, मगर आपके सर नंगे हैं अभी। ये आप तय कर लीजिए, बताइए हमको कि आपका क्या पोजीशन है सेकुलरिज्म के ऊपर। माना कि मैं हिंदुस्तान का सबसे बदनाम सियासतदान, माना कि मैं हिंदुस्तान में सबसे भड़काऊ भाषण देने वाला मैं ही पैदा हुआ, इससे पहले कोई नहीं पैदा हुआ। और जितने दीगर पार्टी के लीडर जब बयान करते हैं तो उनके मुंह से फूल गिरते हैं, मिठाई गिरती है। और जब वो तकरीर करते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई गजल का प्रोग्राम हो रहा है। और जब हम तकरीर करते हैं तो लोगों को लगता है कि ये हमारे आंसुओं की तर्जुमानी कर रहा है। जब हम अपनी जबान से अल्फाज को निकालते हैं तो लोग ये कहते हैं कि हाँ, ये मेरे उस जज्बात की तर्जुमानी कर रहा है जो पिछले 70 साल से मैंने इसको दबा कर रखा था। आज वो अपनी जबान से उन जज्बात की तकालीफ को बयान कर रहा है। ये हम में और इन तमाम दीगर जमातों में फर्क है मेरे अजीज दोस्तों, कि मजलिस अल्फाज को चाप कर बयान नहीं करती, मजलिस मसलहत के नाम पर बुज़दिली के मजारे नहीं करती, मजलिस गुलामी के नाम पर अपनी गर्दनों को नहीं झुकाती। मजलिस सिर्फ यही कह रही है कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने हम तमाम को इस बात की इजाजत दी कि हम अपने हक के लिए लड़ें,
हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान की आजादी को आप और हमने अगर समझा है तो ये समझा है कि इस मुल्क को हमने आजाद किया। हम 15 अगस्त को इंशाअल्लाह ताला तिरंगा लहराएंगे, लहराते आए और लहराते रहेंगे। हम फख्र के साथ कौमी तराना जनगण मन पढ़ते रहे और इंशाअल्लाह पढ़ते रहेंगे। मगर याद रखो, आप जब यहां से उठकर जाएंगे, उन लोगों को आप ये पैगाम देना कि अगर तुम मुझको फिरका परस्त कहते हो तो बताओ, हिंदुस्तान की आजादी में सबसे पहला खून का कतरा अगर किसी ने बहाया तो क्या वो समाजवादी पार्टी का था, क्या वो बीजेपी का था, क्या वो कांग्रेस का था या किसका था? इस जंग आजादी में अगर सबसे पहले किसी ने खून का खतरा बहाया, इस जंग आजादी में अंग्रेजों के खिलाफ इस मुल्क अगर किसी ने आजाद कराया तो हमारे मौजूद उलमाए किराम ने जिहाद का फतवा दिया था, जिहाद का फतवा दिया। और वो जिहाद का फतवा इसकी सियासी टूटने से पहले हमारे मौजूद उलमाए किराम की ऐलान पर हजारों और लाखों की तादाद में लोग निकल गए और अपनी गर्दनों को अंग्रेजों के सामने पेश किया और कहा कि वक्त आ चुका है कि हम तुम्हारी गुलामी नहीं करेंगे अंग्रेजों, तुमको हमारे वतन हिंदुस्तान को छोड़कर जाना पड़ेगा। ये मेरा मुल्क है, तुम यहाँ के हुक्मरान नहीं हो, मैं यहाँ का हुक्मरान हूँ, मेरे मुकद्दर के फैसले मैं करूंगा। हमने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए अपना हिस्सा अदा किया। ये और बात है कि तारीख लिखने वाला मौरख का कलम आजाद नहीं है, जिसने हमारी कुर्बानियों का जिस तरीके से जिक्र करना था जिक्र नहीं किया। मगर लोग जानते हैं, हमको अपनी नस्लों तक इस बात को पहुंचाना पड़ेगा कि इस मुल्क की आजादी में हमने भी बहुत बड़ा अहम किरदार निभाया है। आज जब ये मुल्क आजाद हो चुका है मेरे अजीज दोस्तों, मेरे मजलिसी रुफ़क़ा, इस मुल्क की जमहूरियत का तकाज़ा ये है कि हम इस मुल्क की जमहूरियत को मजबूत करें, हम हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को मजबूत करें। और कैसे मजबूत करेंगे? जब आप अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे, जब आप अपनी पार्टी के उम्मीदवार को वोट डालेंगे तो आप हिंदुस्तान की जमहूरियत को मजबूत कर रहे हैं। हमने इस मुल्क को आजाद किया, क्या का पैगाम दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि अब इस मुल्क के मुकद्दर के फैसले हिंदुस्तान की आवाम करे। हमने एक तय किया था उसमें कि हिंदुस्तान की आवाम को इख्तियार होगा अपने पसंद के लोगों को डालें। मगर मुझे बताइए अजीज दोस्तों, शौकत ने इस बात का इशारा किया कि मुल्क की आजादी के बाद हिंदुस्तान का दलित और हिंदुस्तान का मुसलमान कभी अपना लीडर नहीं बनाया किसी। यही आलाजाद के बड़े बड़े लोगों को अपना लीडर माना। ये बड़े बड़े आलाजाद के अपर कास्ट और अपर क्लास बोलिए या रूलिंग क्लास कहिए, इनको अपना लीडर माना। हमने कहा कि नहीं, नेहरू हमारे लीडर हैं। फिर हमने कहा कि नहीं, इंदिरा गांधी हमारे मसाइल को हल करेगी। फिर हमने कहा कि उनके फर्जन राजीव गांधी हमारे मसाइल को हल करेंगे। फिर एक वक्त आया, फिर देखा कि चलो मखलूक हुकूमत है, कोalition लीडर है, जनता पार्टी बीच में आई। हमने समझा चलिए कुछ हमारा फायदा होगा। मगर आज ये चलते चलते मनमोहन सिंह आ गए। बीच में उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। शहादत बाबरी मस्जिद के ऊपर समाजवादी पार्टी बनाई गई तो लोगों ने कहा कि चलो हम इनका हाथ पकड़ते हैं। बिहार में हमने कहा कि चलो वहां पर लालू आ गए। महाराष्ट्र में कहा कि चलो शरद पवार आ गए। आंध्रा में कहा कि नायडू आ गए। हर जगह आप देख लीजिए, हमने जिस जिस पर भरोसा किया, मगर हमने क्या हासिल किया? मुझ पर इल्जाम और आप पर इल्जाम, मुझ पर इल्जाम लगाना, मेरे हर जमात के रुकन पर इल्जाम लगाना ही। मगर हम इन तमाम लोगों को ये बताना चाहेंगे कि ठीक है, तुम्हारी बात जहां तक सच हो या झूठ हो अलग बात, आप हमसे ये बता दो कि हिंदुस्तान में जितने इलेक्शन हुए लोकसभा के, असेंबली के, हम तमाम ने वोट दिया नहीं दिया? आपने वोट दिया? अपने वोट का इस्तेमाल किया? हमने अपने वोट का इस्तेमाल किया।
तो फिर आखिर मेरी हालत ऐसी क्यों हो गई? आखिर मैं इतना कमजोर क्यों हो गया? आखिर मुझे पढ़ने लिखने से क्यों रोक दिया गया? आज आपको जानकर हैरत होगी और ये बात का आप यहां से उठकर जाएंगे, एक सोच और पैगाम और फिक्र लेकर जाएंगे कि 2011 के आदाद-ओ-शुमार सेंसस आए। कि क्या कहते हैं 2011 के सेंसस? ये कहता है कि हिंदुस्तान में खवानगी का तनासुब 74% है। हिंदुस्तान में खवानगी का तनासुब 74% है। लिटरेसी रेट के क्या माने हैं कि 6 साल के ऊपर के जो बच्चे हैं वो या तो अपनी मादरी जबान में अपना नाम लिख ले, हिंदी में या उर्दू में या अंग्रेजी में, या फिर कोई अपने नाम की दस्तखत कर सके। हमारे मुल्क का खवानगी का तनासुब लिटरेसी रेट 74% है, जिसमें मर्द हजरात का 82% और खवातीन का 65%। अब आप आ जाइए मुसलमानों का लिटरेसी रेट जो है वो 68%, 6% का फर्क है। और हमको कम्युनल बोलते हैं, ये फिरका परस्त है। हम इन तमाम से सवाल करते हैं जिनके पार्टियों के नाम मैंने लिए, उन तमाम पार्टीज को जवाब देना पड़ेगा कि भैया आपने हमको पढ़ने लिखने से क्यों रोक दिया? तुम इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी को रोकना चाहते थे कि अपनी तकरीर ना कर सके उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर। मैं जब यही बात करता हूं तो कहते हैं कि नहीं, इसकी जबान में कड़वाहट है। नहीं, मेरी जबान में कड़वाहट नहीं, मेरी जबान हुकूक और हक की बात कर रही है। मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं, बताओ ये क्या है? फिर मुसलमानों में 68% लिटरेसी रेट। मानता हूं कि इसमें हम मुसलमानों का भी हिस्सा है, हमारी भी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हमने धोखा खाया, हमने इन लोगों पर भरोसा किया और हम इनके धोखे का शिकार हो गए। मगर हुकूमत तो आपकी थी, चीफ मिनिस्टर आपका था, विधायक आपका था, मिनिस्टर आपका था, आपकी गाड़ी पर लाल बत्ती थी, ये तमाम की तमाम देन थी, सदका था तो हमारा था, क्योंकि हमने तुमको डालकर उस ऊंचे मुकामात पर उठाया। तुम ऊंचाई पर चले गए, मगर जो जमीन पर खिसक रहा था, जो जमीन पर तकालीफ की जिंदगी गुजार रहा था, तुमने कभी उसकी तरफ नजर नहीं। और हमारे मुसलमानों में मर्दों का लिटरेसी रेट क्या है? 74.79, नेशनल 82.14। ये 8% कम कैसे हो गया? इसका जिम्मेदार मैं हूं क्या? खवातीन का तनासुब मुसलमानों का 62%, नेशनल है 65%, 3% का फर्क है। इसका जिम्मेदार भी मैं हो गया क्या? क्या मैंने तुमको जाकर कहा था कि हमारे इलाकों में स्कूल मत खोलो, हमारे बच्चों को तालीम मत दो? मगर इन तमाम पार्टियों ने एक ही काम किया। हिंदुस्तान के तमाम मुस्लिम इलाकों में जाकर देख लो आप, दो चीजें नजर आएंगी आपको। स्कूल नजर नहीं आएगा आपको, पुलिस स्टेशन नजर आएगा, रोड नजर नहीं आएगी, मोहरी नजर आएगा, जिससे सिंबल दौड़ता है। हम पढ़ना चाहते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं। कोई भी मुसलमान या दलित से जाकर पूछेंगे क्या तुम अपने बच्चे को पढ़ाना चाहोगे? वो बोलेगा कि हाँ, क्यों नहीं पढ़ाना चाहूंगा। मैं भी चाहता हूं कि मेरा बच्चा पढ़ा लिखकर काबिल हो जाए, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, वकील बने, कलेक्टर बने, एसपी बने, डीएम बने, क्या क्या नहीं बने, हर एक किताब हो गई। मगर आपने ये क्या किया? ये आपके कारनामे हैं, ये मेरा फिगर नहीं है। ये सेंसस डिपार्टमेंट के आदाद-ओ-शुमार तुम्हारे मुंह पर फेंक रहा हूं, तुमको इसका जवाब तुम्हारे पास नहीं। और फिर आप देखिए, यहां की सरकार मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है,
बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं मुझसे। ऐसा लगता है कि सारी दुनिया की मोहब्बत एक तरफ और मुझसे मोहब्बत बहुत ज्यादा। पिछले 3 साल से हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमारा एक जलसा हो जाए, कहीं परमिशन नहीं देते, कहीं परमिशन नहीं देते। आज हमको इस बड़े हॉल में अपना मीटिंग करना पड़ रहा है। बाहर क्यों नहीं कर सकते हम मीटिंग? तो बोलेंगे नहीं कर सकते आप। मैं हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर गुजरात के दलितों पर जो जुल्म हुआ उनकी दास्तान को बयान कर सकता हूं। हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में बैठकर राजनाथ सिंह की आंखों में आंखें डालकर बोल सकता हूं कि तमाम के तमाम गांव मगर यहां पर हम नहीं बोल सकते, यहां पर परमिशन नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता? फिर तो मालूम हुआ